चलें जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरे साथ सुहेल रशीद साहब भी हैं और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसने बिल आखिर 53 समातों के बाद इमरान खान साहब की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुस्कुराते हुए जब फैसला महफूज किया तो ये कहा कि हमारा फैसला मुख्तसर और स्वीट होगा। अब देखना ये होगा कि वो फैसला स्वीट होगा तो किसके लिए होगा। हमारे साथ सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं, इनसे आज की जो समात हुई है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि समात काफ़ी तवील हुई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई है। एक मौके पर तो हमें यह लगा कि जो वकील है ख्वाजा हारिस, वो रोस्टम पर खड़े तो ज़रूर है मगर एक खामोश तमाशाई के तौर पर, एक स्पेक्टेटर के तौर पर, और जजेस जो हैं वो आपस में ही हम कलाम हमें नज़र आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल एक दूसरे की ऑब्जर्वेशंस पर जवाबी ऑब्जर्वेशंस हमें देते नजर आए हैं। सुहेल रशीद साहब, पहले तो हम आते हैं समात के ऊपर। जो आज आपने ऑब्जर्व किया है उस समात का हमें थोड़ा सा क्रक्स बताइएगा और आपको क्या नजर आ रहा है, फैसला इस वक्त क्या हो सकता है? देखिए, आज की पूरी समात में अगर आपने बात ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट किया है तो दो एक नजर आ रहा था वाज़े तौर पर। एक ये कि पूरा मामला पार्लियामेंट पे छोड़ दिया जाए और अदालत इसमें मुदाखलत ना करे। दो ये कि नहीं, जब नकाइज सामने आ गए हैं तो उनको तब तक चलने कैसे दें, पार्लियामेंट तो कब आएगी कब नहीं आएगी। तो दो एक बजाय लग रहा है कि आपको किसकी दलील अच्छी लग रही है वैसे? नहीं, हमें अच्छा या बुरा अपनी पसंद नापसंद नहीं जाहिर करनी, लेकिन वो चले आखिर पे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी पीटीएम की तो उस वक्त ये नैब तरामीम आई थी। अब वो गवर्नमेंट जा चुकी है तो इसका फैसला महफूज हुआ है कि ये तरामीम ठीक थी या नहीं थी। तो पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि ये तरामीम अपनी तबी उम्र पूरी कर चुकी हैं, जिस पर्पज के लिए आई थी उसे सर्व कर चुकी हैं। बट लेट्स से आज जो पर्पज हम कह रहे हैं वो पर्पज उन्होंने पूरा कर लिया। लेट्स से अगर हुकूमत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, इस कानून को कलअदम करार दे देती है, इन तरामीम को स्ट्राइक डाउन कर देती है, तो क्या जिनको रिलीफ मिला है वो वापस आएंगे? देखें, सुप्रीम कोर्ट अगर इसको कलअदम करार दे देती है तो ये फिर एक लिमिटेड एडिशन होगा, क्योंकि पार्लियामेंट पर दोबारा कानून साजी का पाबंदी तो नहीं लगेगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो आज़ाद होगी। और बजाय ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये मामला रेफर भी करेगी कि जब नई पार्लियामेंट आए तो इन नकाइज को दोबारा देख ले, क्योंकि ये नकाइज थे। और नैब प्रोसिक्यूटर को जो एंड पे बुलाया गया था जब अंदर हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी कि इनको अब क्यों सुना जा रहा है, तो उनको इसलिए सुना जा रहा था कि उनके मुंह से ये चीजें तस्लीम करवाई गई कि जो रेफरेंस आपको वापस हुए हैं एहतसाब अदालतों से 2022 की नैब तरामीम के बाद, वो आपने अभी तक किसी और फोरम पर नहीं भेजे। और कानून में क्योंकि सुकम थे, खला मौजूद था, कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी कि किस अथॉरिटी के तहत आप किसको दें, कौन कोई और प्रोसिक्यूट करे करप्शन के केसेस। तो लिहाजा नैब ने तस्लीम किया अदालत के सामने और फैसले में ये लिख दिया जाएगा कि नैब खुद माना कि तमाम जो मुकदमात वापस आए वो पिछले 1.5 साल से नैब के अंदर पड़े हुए हैं, उनका ट्रायल रुक चुका है। और जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस बारहा कहते रहे कि वो मुलजमान अब घरों में सुकून से बैठे हुए हैं और उनका कोई ट्रायल हो नहीं रहा, तो इस दलील को अब काफी जवाज बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस का फैसला सुनाने में, अगर इसको सेट असाइड किया जाता है कि देखें कानून ऐसा खाली छोड़ा गया कि जी नैब अब ये केस नहीं चलाएगा, तो केस कौन चलाएगा? 49 करोड़ की अगर करप्शन हुई है, नैब का दायरा इख्तियार 50 से शुरू होता है, तो 49 करोड़ की करप्शन का केस कौन चलाएगा? बेसिकली चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि एक डिटेल्ड रीजनिंग साथ नहीं दी गई और ना ही उसको क्लियर किया गया। कई इबहाम अभी भी इन नैब तरामीम में मौजूद है जिनको शायद अब सुप्रीम कोर्ट इबहाम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट उनकी निशानदेही करेगी, मेरे ख्याल में उनकी निशानदेही करेगी कि ये चीजें जो हैं इसको बड़ा हो सकता है आपको। हाँ, तो इनको आप पहले तय करें, तब तक इन केसेस को आप ऐसे नहीं छोड़ें, मुलजमान जो है वो चले जाएंगे। या दूसरा एक और पहलू था कि दो चीजें जो नजर आ रही हैं, एक तो नकाइस बताए जाएंगे कि जो केस वापस है वो कहाँ की होंगे। दूसरा ये कि जो माजी से इसका जो इतलाक है उसके ऊपर जो 2-1 की बात की हम, तो 2 का बड़ा उसमें कैटेगोरिक स्टांस है कि माजी के केसेस जो तय हो चुके हैं, 1985-86 की जो करप्शन के ऊपर नैब का NAO 99 के तहत जो दायरा इख्तियार था, उनको अगर मुलजमान को किसी को सजा हो चुकी है या वो प्ली बार्गेन करके रकम वापस कर चुका है, माना हुआ है और अब 10 साल हो चुके हैं, अब आप एक कानून बना रहे हैं कि वो बंदा के नहीं यार देखो अब नए कानून के तहत मेरा तो जुर्म बनता ही नहीं था, तो मेरे पैसे भी वापस करें जो कि मैंने तस्लीम किया था कि करप्शन से किए हैं। तो वो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन का ये मौक़िफ़ था वाज़े कि ऐसी कानून साजी कैसे की जा सकती है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि आइन की कौन सी शिक
पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी से रोकती है। यानी एक रेट्रोस्पेक्टिव जो कानून साजी है माजी से इतलाक वाली, माजी से इतलाक वाली कोई भी नहीं। ये 2 पॉइंट्स बड़े अहम थे जिनके ऊपर, लेकिन आज की समाअत में एक और चीज बड़ी अहम थी जो कि मेरा ख्याल है सरफ नजर होगी। फाइनल समाअत थी और उसमें इमरान खान जो कि आप जेल के अंदर मौजूद हैं पिछले माह की 5 तारीख से और आप 1 महीना हो चुका है। ये इंटरेस्टिंग। तो आज उनके वकील की जानिब से जो एक और वाज़े मौक़िफ़ लिया गया कि उन्होंने ख्वाजा अरस ने बताया जी कि बड़ा आसान हो गया था कि इमरान खान के ऊपर जो नैब के केसेस बने हैं, तोशा खान और अल-कादर ट्रस्ट वाला 190 मिलियन पाउंड वाला, अगर नैब तरामीम बरकरार रहती तो उनका दिफा बहुत आसान हो जाना था क्योंकि वो उनकी फोरम से मंजूरी और काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन इमरान खान ने उसका रिलीफ लेने से इनकार किया है। वो उन तरामीम का सहारा अब भी नहीं लेना चाहते और ख्वाजा अरस ने अदालत को बताया कि उन्होंने नैब को बयान अल्फी भेजा है जिसकी कापी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी रख दी है ताकि सनद रहे और फैसला लिखते हुए काम आ सके कि इमरान खान जो अब जेल में बैठे हुए और नैब उनको गिरफ्तार करने बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि अगर वो जेल से अब रिहा होते हैं तो साइफर केस में उनकी जमानत होती है तो नैब उनको गिरफ्तार कर लेगा। उनके एक्टिव वारंट। वैसे एक बात अगर यहाँ पर कही जाए तो मेरा नहीं ख्याल ये गलत होगी कि इमरान खान साहब ने लीगल पॉइंट्स तो ठीक है मगर मोरली भी अब जजेस के हाथ बांधे हैं। मोरली हाथ बांधे हैं कि जनाब सबसे पहला विक्टिम तो मैं होऊंगा तरामीम खत्म होने से और मैं कह रहा हूँ कि ये तरामीम खत्म करें क्योंकि इनसे मुल्क का नुकसान हो रहा है। याद होगा इस पूरे इस नुक्ते के ऊपर, ये जो एक नुक्ता है इसके ऊपर एक नैरेटिव चलाया गया था कि ये जो नैब तरामीम की गई हैं इसका फायदा सबसे ज्यादा इमरान खान को होगा। तो वो सबसे ज्यादा फायदा जिसको होने वाला था और सबसे पहले जिसको होने वाला था वो कह रहा है कि मैंने उसका फायदा नहीं लेना और सबसे पहला विक्टिम मैं बनने को तैयार हूं। आप पुराना कानून बहाल करें, मुझे इसका सहारा नहीं लेना, मैं पुराने कानून के तहत अपने केसेस सामना कर लूंगा। आप मेरी जो दरखास्त थी कि ये तरामीम मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, इससे करप्शन का जो है वो दरवाजा खुला है, आप उन तरामीम को कलअदम करार दें। जेल में बैठे हुए इमरान खान ये कह रहे हैं जिससे वो मेरा ख्याल है कि एक अपनी नौयत की एक नई चीज सामने आई है कि एक बंदा जब रिलीफ मिल रहा हो तो मैं खुद जब ये नैब केस यहाँ पे दोबारा चलना स्टार्ट हुआ इस मंथ से तो दिल साहब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान के वकील कोई सीएम डालेंगे, कोई ऐसी चीज करेंगे कि अभी वो इस केस को वापस भी ना लें और फैसले की तरफ भी ये केस ना जाए ताकि वो उनका रिलीफ भी नीचे से मिल जाए और दरखास्त वापस लेने का जो एक सियासी तौर पर एक डेंट पड़ना है उससे भी वो बचे रहें। मुझे लग रहा था कि वो इस तरफ जाएंगे क्योंकि इससे पहले उनकी जो दरखास्तें हाईकोर्ट वगैरह में आती रही उसमें इन तरमीम का सहारा लिया जाता रहा है और मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको ये मशवरा दिया गया था उनकी लीगल टीम की तरफ से। इमरान खान साहब डिडंट ऑप्ट फॉर इट। जी, उन्होंने वो इस तरफ नहीं गए। उन्होंने कहा जी कि नहीं ये फैसला हो जाने दें और मेरे केसेस में देख लूंगा। मैंने उनका मौक़िफ़ है कि मैंने करप्शन की ही नहीं तो मुझे किस चीज का डर है, लेकिन जिनके केसेस बंद हुए वो नहीं होने चाहिए। ये आज मौक़िफ़ उनकी जानिब से आगाह कर दिया गया है और आज जो समाअत हुई है इसके अंदर कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, आपको याद होगा, इमरान खान साहब को एक रन अवे पॉलिटिशियन कहा था, एक भागा हुआ पार्लियामान से भागा हुआ सियासतदान जो कि सुप्रीम कोर्ट में आया है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, बेसिकली उनका ये क्वेश्चन था गुज़िश्ता एक समाअत पर। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आई एम नॉट कंसर्न, जहां तक मेरी अपनी बात है, जहां तक एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपका यानी इमरान खान का बतौर एक सियासतदान कंडक्ट कैसा है, आपका तरीकाकार क्या है। मेरा सिर्फ और सिर्फ सरोकार जो है वो जो बुनियादी इंसानी हकूक है उससे मुतालिक है। मैं सिर्फ उनको देख रहा हूं कि वो किस हद तक मुतासिर हुए हैं इन हालिया नैब तरामीम से। मैं ये नहीं देख रहा कि कौन कितना पारसा और नेक और अच्छा इंसान जो है वो हमारे दरवाजे पर आकर उसने दस्तक दी है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक अगर मुतासिर हुए हैं तो उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये एक जवाब था आज मेरे ख्याल से, मेरी दानिश में, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से। और जस्टिस मंसूर अली शाह के उस ऑब्जर्वेशन पर हमने उस रोज भी देखा कि दीगर 2 जजेस वो इतने ज्यादा कोई कंफर्टेबल भी नहीं थे। बहरहाल आज जस्टिस इजाजुल हसन ने एक तवील अरसे के बाद अपनी खामोशी तोड़ी और क्या खूब तोड़ी है। आज वो भी काफी हमें एक्टिव नजर आए और उन्होंने यहाँ पर एक बात बड़ी दिलचस्प कही है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी पेंडिंग इंक्वायरीज हैं या इन्वेस्टिगेशंस हैं वो वापस भेज दी जाए और जो भी मुकदमा है
वो जिस स्टेज पर भी मौजूद है उस पर वो ये कह रहे हैं कि उसको फ्रोज कर दिया गया है और कोल्ड स्टोरेज में उसको भेज दिया गया है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने एक बड़ा अहम क्वेश्चन ये भी उठाया 2022 से मुतालिक जब डाटा जमा करवाया नैब ने, और उन्होंने कहा कि उसमें 286 केसेस हमें वापस हुए और 24 अदालतों से दूसरी अदालतों को मुंतकिल हुए। तो जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि 2022 की तरामीम के तहत तो एहतसाब अदालत के पास खुद से केस किसी दूसरे को मुंतकिल करने का इख्तियार था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो 2023 में दिया गया है। तो इस पे भी नैब की खामोशी थी, लेकिन कुल मिला के बात ये थी कि नैब से तस्लीम जो करवाया गया है ना कि आप ये अब वो आपकी बात है, ये अदालती ऑर्डर का हिस्सा बनेगा ये मामला भी। और अब जो चीफ जस्टिस इजाजुल हसन है उन्होंने यहाँ पर ये बात भी कही है कि द स्टेट हैज वॉश्ड इट्स हैंड्स ऑफ द मैटर। और फिर यहाँ पर जो चले हम उस तरफ नहीं जाते, सादिक और अमीन की बात भी ख्वाजा आरिफ साहब ने की, 62(1)F की, 63(1)H की, गुड गवर्नेंस की उन्होंने बात की कि वो भी फंडामेंटल राइट्स में आता है। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरे दो सवाल थे। एक सवाल था कि जो आर्मी अफसरान है उनको नैब कानून में शामिल क्यों नहीं किया, और दूसरा आला अदलिया के जो जजेस हैं उनका मौकफ ये था कि अगर कोई अफसरान आर्मी से रहे हैं लेकिन वो उनके पास कोई ऐसी ओहदा रहा है जो कि पब्लिक ऑफिस की डोमेन में आता है, वहां पे अगर कोई ऐसा उनसे कंडक्ट हो गया कि जो कि करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस में आता है, तो वो भी तो अवामी पैसा था, उसके ऊपर नैब का क्यों नहीं रखा गया। लेकिन इसमें देखें इस पॉइंट पे इमरान खान के वकील और हुकूमती वकील एक पेज पे थे। इमरान खान के वकील ने भी इस नुक्ते को चैलेंज नहीं किया हुआ कि उनको इसमें क्यों नहीं रखा गया। मखदूम अली खान साहब ने कहा जी ये मामला तो पहले सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुके हुए हैं और उनका अलग फोरम मौजूद है और इस तरह से चीजें, मतलब उन दोनों ने इसको एजिटेट नहीं किया अदालत के सामने कि ये भी होना चाहिए। इस पे दोनों साइडों ने कहा कि नहीं, ये मामला जो है वो एक अलग नौयत का है और उनके लिए एक अलग फोरम अगर मौजूद है उनकी अपनी सर्विसेज के अंदर, तो उसको उस तरह से देखा जा सकता है। इस तरफ गए नहीं है दोनों फ्रीकेन, अदालत लेके जाना चाह रही थी। बिल्कुल। और अब आते हैं जो आज की हियरिंग है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो जजेस के दरमियान गर्मा गर्म बहस थी। वो उसका आगाज यहाँ से हुआ कि अब अगर केस में ऑफेंस बदल गया है तो क्या एक्यूज जो है उसको अब क्रिस्टलाइज कर दिया गया है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा क्योंकि ये सारा जो मुद्दा है ये माजी से इतलाक से मुतालिक है, यानी जो कानून बनाया गया, जो तरामीम की गई, इनका इतलाक माजी से किया गया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी से इतलाक का मकसद क्या है, रेट्रोस्पेक्टिविटी का मकसद क्या है। वो ये कह रहे हैं कि जो सजा याफ्ता है जिसने पैसे अदा कर दिए हैं प्ली बार्गेन की सूरत में, वो कहेगा कि मेरी सजा खत्म करें और मुझे पैसे भी वापस करें और मुझे कंपनसेट करें। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि क्या पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती, क्या हम पार्लियामेंट से मैलिस को एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ कर दिया, कुछ गलत कर दिया। जिस पर इजाजुल हसन साहब ने बोले, उन्होंने कहा कि पार्लियामान जो है वो काफी कुछ कर सकती है लेकिन इतना कुछ नहीं कर सकती जितना उसको इख्तियार भी नहीं है। मतलब है वो उनके कहने का मकसद ये है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है, नहीं कि जो उनका दिल चाहेगा पार्लियामान वो करेगा। उन्होंने फिर यहाँ पर एक मिसाल दी कि जो बंदा 1985 से उसने अपनी सजा एडमिट कर चुका है और उसके बाद उसने रकम भी अदा कर दी है, अब 2020 में कानून एक तब्दील करके हम उसको रकम दोबारा वापस करेंगे। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि जो कवानीन है इनका इतलाक माजी से कर सके, क्या रेट्रोस्पेक्टिविटी का ममानियत है कोई आइन में, तो मुझे बता दें, आइन में पढ़कर आप मुझे बता दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो कहा था ना कि हम पार्लियामेंट को ब्लेम नहीं कर सकेंगे, उन्होंने बदनीयती से ये किया, तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने ये भी कहा था कि जो लिस्ट है रिलीफ लेने वालों की नैब तरामीम से, वो देख के ये वाजे हो जाता है कि कानून का झुकाव किस तरफ था। बिल्कुल ठीक है, किन लोगों की तरफ था। तो ये बड़ी आज जो है ना मुखातब किया जाता था रोस्टम पे खड़े वकील को, जवाब दिए जाते थे एक दूसरे को। मंसूर अली शाह साहब जब कहने लगे कि मामला पार्लियामेंट को हम रिक्वेस्ट करके वो मैं उस तरफ आ सकते हैं, वो इजाजुल हसन साहब ने कहा जब निकायस हम खुद पॉइंट आउट करेंगे इसमें ये निकायस हैं तो हम इस कानून को चलने कैसे दें। बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने कहा है ना, जो चीफ जस्टिस उन्होंने कहा है कि जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है यानी मौजूदा केस के अंदर अब अदालत क्या कर सकती है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये जो तमाम अब लूप होल्स हैं इन तरामीम के अंदर, उनको पार्लियामेंट को दूर करना चाहिए था। उस वक्त जो क्लैरिफिकेशंस हैं उनकी जानिब से आनी चाहिए थी, जो बदकिस्मती के साथ नहीं आई। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से पार्लियामान को भेजने की बात की गई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि मामला पार्लियामान को भेज दें, इन द मीन टाइम हम क्या करेंगे, यानी पार्लियामान को तो भेज दें
मगर साथ जो लोग फायदा उठा रहे हैं इन तरमीम से, जिनको हम भी गलत समझ रहे हैं और वो है भी गलत, तो उसका फायदा तो बहुत से लोग फिर भी उठाएंगे। हमारे वहां पर आला तरीन अदालत के सामने एक मामला आके खुल के एस्टेब्लिश हो गया कि ये गलत है, लेकिन हम कहते हैं कि इसको 3-4 महीने मजीद गलत हो नहीं देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट अभी मौजूद नहीं है, तो नहीं आएगी तो देख लेगी, तो किस बुनियाद पे होने दें। बिल्कुल। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप उनको पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको दोबारा से रिकंसिडर करें इस कानून को, तो उस दौरान कानून के साथ क्या होगा। और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी उम्दा मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जब कोई भी फैसला जो होता है उसको हम रिमांड करते हैं, रिमांड बैक करते हैं किसी निजी अदालत में, तो वहां पर उस दौरान जब रिमांड बैक हो जाता है वो फैसला, तो जो इम्प्यून जजमेंट होती है उसके साथ हम क्या करते हैं, तो ख्वाजा हारिस जो इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने कहा कि हम उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर वो बेसिकली यही कह रहे थे कि अब अगर हम मामला पार्लियामान को भेजेंगे तो ऑब्वियसली जो कानून है इसको भी हम स्ट्राइक डाउन यानी अमेंडमेंट्स को भी हम स्ट्राइक डाउन करेंगे, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वी कैन एट बेस्ट रिक्वेस्ट, हम ज्यादा से ज्यादा पार्लियामान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट किया था तो चीफ जस्टिस साहब ने भी माना था, उन्होंने कहा था कि वो एक सुपीरियर फोरम है, हम उनको रिमांड का लफ्ज उनके लिए नहीं कह रहे, लेकिन जब हम उनको भेजेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो रिमांड जैसा ही होगा कि रिमांड बैक किया है, तो हम उनको रिक्वेस्ट ही करेंगे। चीफ जस्टिस ने भी यही कहा था। और फिर यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे हम, तब तक के लिए जब तक वो रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती तब तक के लिए क्या होगा, उसके ऊपर वो जो है ना ओपिनियन डिवाइडेड था। अब वो जो मंसूर अली शाह साहब ये है वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, उसको हम छू भी नहीं सकते। और फिर वो ये कह रहे हैं, जस्टिस इजाजुल हसन ने यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब दिया कि हम कैसे कह सकते हैं कि एक कानून जिसमें नकाइस मौजूद है वो कानून बरकरार रहे, हम उस कानून को बरकरार कैसे रख सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनकी जानिब से पॉइंट उठाया गया। और फिर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारा बुनियादी जो नुक्ता है इस केस के अंदर वो बुनियादी इंसानी हकूक का है। आपने एक बुनियादी इंसानी हकूक ऐसा नहीं बताया, कोई पॉइंट आउट नहीं किया जिसको बुनियाद पर हम कह सकें कि ये वायलेशन है बुनियादी इंसानी हकूक की और हम इस वायलेशन पर इस कानून को कलअदम करार दे रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर इजाजुल हसन ने कहा कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये जो मनी है ये फंडामेंटल राइट्स में ही आता है और ये आम शहरी के बुनियादी जो हकूक है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। और ये सारा एपिसोड भी ना जवाबुल जवाब था। जब मंसूर अली शाह साहब ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, कि हम इसको छू भी नहीं सकते, तो फिर ख्वाजा हारिस को मुखातब करते हुए चीफ जस्टिस ने 3-4 केसेस गिनवाए कि आपने वो हारिस स्टील मिल केस पढ़ा है, आपने वो फलां केस हज करप्शन केस, आपने हज करप्शन केस पढ़ा है, ये सारे हमने 184(3) के अंदर। तो उसमें ये भी तो मंसूर अली साहब ने कहा कि अच्छा तो बुनियादी इंसानी हकूक पे तो हम सुन सकते हैं, तो फिर बताएं कौन से बुनियादी इंसानी हकूक इसमें जो है वो मुतासिर हुए हैं। तो वो तो बारहा कहते रहे थे कि मैं 50 समातें हो गई, 52 हो गई, 53 हो गई, मुझे नहीं पता चला कौन से हकूक मुतासिर हुए हैं। लेकिन अब देखते हैं फैसला कब आता है। फैसला शॉर्ट एंड स्वीट आएगा। जो शेख रशीद साहब कहा करते थे आजकल पता नहीं कहाँ है वो। उन्होंने पनामा के अंदर, मुझे याद है, यही कमरा अदालत सर जवाद ख्वाजा साहब हेड कर रहे थे बेंच को उस वक्त, तो उन्होंने कहा था कि जज साहब अपने मखसूस अंदाज में शेख साहब ने कहा था कि मेरा केस तो शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट है, और वो था भी इतना ही। खैर उन्होंने बड़ा अच्छा केस आर्ग्यू किया था, आधे घंटे में उन्होंने पूरा केस निपटा दिया था। वो थोड़ी देर फाइल से पढ़ते रहे थे, फिर उन्होंने रोक के कहा था ये अली बाबा 40 तोले सर मेरा ये वो शेख साहब का अपना एक स्टाइल था। बहरहाल आज जो अदालत है उसने फैसला महफूज कर लिया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 53 समातें 53 हेयरिंग्स हुई है इस केस की और बिल आखिर आज कंक्लूड हो चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले इसका फैसला सुना कर जाऊंगा, यानी कि ये 10 दिन में फैसला है। बिल्कुल अगले मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में शायद आ जाए और डिटेल रीजनिंग शायद बाद में आ जाए, और ये भी हो सकता है कि इसी हफ्ते शॉर्ट ऑर्डर आ जाए और डिटेल रीजनिंग नेक्स्ट वीक तक। और क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद चीफ जस्टिस ने ऑर्डर पहले से लिख रखा है, लेकिन क्या तो होगा ना, एक खाका तो हो सकता है कि अगर मैं सिर्फ गया तो ये एक मसला है ना, वो ऑर्डर में बहुत वक्त लगाते हैं, ऑर्डर लिखने में, तहरीर करने में। खैर देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ये मुद्दा तो ये है कि अदालत ने बिल आखिर इस केस को कंक्लूड कर लिया और अब कुछ फैसले हैं जो आने बाकी हैं, देखते हैं वो कब तक आते हैं। मुझे और सोहेल रशीद साहब को इजाजत दीजिए, आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।